नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसके बारे में। रीट लेवल फर्स्ट की ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और रीट लेवल सेकंड की जो काउंसलिंग है वो होने वाली है। इसलिए आप अपना जो वेरिफिकेशन फॉर्म भरें वो बहुत सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि साइबर कैफे वाला फॉर्म भरने के बाद अंततः चेक करने के लिए आपको ही कहेगा और आपको अगर पता नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या है, फॉर्म में कुछ अशुद्धियां कुछ त्रुटियां रह सकती हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि किसी भी बच्चे की इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म में कोई भी गलती नहीं रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको फॉर्म भरना कैसा है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, आप पूरे वीडियो को देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार के फॉर्म भरने की या अपने फॉर्म को जांच करने की कोई समस्या नहीं रहेगी। सबसे पहले आपको अपने एसएसओ को पर लॉगिन करना है। यहां पर आप अपना एसएसओ आईडी डालिए, पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल करके इसको यहां से लॉगिन कर लीजिए। एसएसओ को लॉगिन करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल है यहां पर पहुंचना है। इसको आप जैसे ही ओके करोगे रिक्रूटमेंट के मुख्य पोर्टल पे आप पहुंच जाओगे। वहां पर आपको यहां दिए गए ऑप्शन माई रिक्रूटमेंट पर ओके करना है। माई रिक्रूटमेंट पर ओके करने के बाद आपको सबसे लास्ट में इधर की तरफ सबसे लास्ट में दिखाई देगा डिटेल्ड फॉर्म कम सिक्योरिटी बटन, इस पर कर लीजिए आप ओके। और जैसे ही इस पर आप ओके करोगे आप पहुंच जाओगे इस विंडो पर जहां पर आपने आज तक एसएसओ से जितने भी फॉर्म भरे हैं वो सारे फॉर्म आपको दिखाई दे जाएंगे। और जिस फॉर्म के लिए या जिस भर्ती की जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसके सामने आपको एक बटन दिखाई देगा, क्या, अप्लाई नाउ। जैसे कि रीट की अभी चल रही है वर्तमान में, तो रीट वाले कॉलम के जस्ट सामने यहां पर आपको दिखाई देगा क्या, अप्लाई नाउ। इस पर आपको करना है ओके। यहां पर ओके करने के बाद इस प्रकार की विंडो ओपन होगी, इस पे आप टिक लगाइए और ओके कर दीजिए। इसको ओके करने के बाद आप आ जाओगे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे। यहां पर आपको पहले तो ये नीचे दिया गया फॉर्म की पीडीएफ है, इसको डाउनलोड करिए और इसके बाद इसको गुड यानी गुड का निशान ओके करके आप इसको कर दीजिए ओके। इसको ओके करने के बाद आप पहुंच जाओगे मुख्य पृष्ठ पर जहां पर आपको क्या भरनी है, बेसिक डिटेल भरनी है। बेसिक डिटेल में और सारी की सारी जानकारियां आपकी पहले से भरी हुई आएगी। इसमें जैसे कि हिंदी में जो नाम है, हिंदी में जो भी नाम है उन नामों में आप संशोधन कर सकते हो। इंग्लिश के नाम में संशोधन नहीं होगा। ये जो आपने फॉर्म भरा है उस टाइम में वो सारी की सारी चीजें यहां पर भरी हुई आ जाएगी। इसके अलावा आप अगर आपने अपनी पत्नी का नाम जो पहले नहीं लिखा है या पति का नाम नहीं लिखा है पहले, तो यहां पर पति या पत्नी का नाम अगर आपने पहले से ऐड नहीं किया तो वो आप ऐड कर दीजिए। विवाह की तिथि यहां ऐड कर दीजिए, स्थान लिख दीजिए, विवाह का पंजीयन संख्या, पंजीयन स्थान और पंजीयन अधिकारी। इसके अलावा आपको संतान का विवरण देना है। अगर आपकी शादी पहले हो चुकी है आपको ये देखना है कि 2002 से पहले जितने बच्चे थे उनकी संख्या इधर लिखो, 2002 के बाद की संख्या इधर लिखो। टोटल यहां पर अपने आप हो जाएगी। बच्चों की संख्या आपने लिखी है, एक या दो जो भी लिखी है उनका नाम यहां लिखना है, उनकी जन्म दिनांक यहां लिखनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। सेवारत कर्मचारी हैं वो इसके अंदर आते नहीं। अगर आप है कोई होगा तो आपने जिस समय फॉर्म भरा था उसमें जो डिटेल दी थी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। बात करें मूल निवास की तो यहाँ राजस्थान रहेगा और आउट ऑफ स्टेट है तो वो कर दीजिए, ठीक है। जिला यहाँ और तहसील यहाँ पर। इसके अलावा अन्य टिप्पणी में कुछ लिखो तो लिख दो, वरना इसको खाली छोड़ दो। बात करें जन्म स्थान की तो आपका जन्म कहाँ हुआ, किस राज्य में हुआ, जिला, तहसील आप यहां पर लिख दीजिए। इसके अलावा आपको पत्र व्यवहार का एड्रेस है वो लिखना है, यानी आप वर्तमान में किस स्थान पर रहते हो वो आपको जो पता है वो आपको यहां पर लिखना है। राज्य, जिला, तहसील, पिन कोड, इसके अलावा जो भी फोन नंबर वगैरह है वो आप लिख दीजिए। इसके बाद में आपको भरना है स्थायी पता। हो सकता है किसी का वर्तमान पता अलग हो और स्थायी पता अलग हो। अलग होने की स्थिति में आप अलग अलग भर दीजिए और सेम होने की स्थिति में आप सेम भर दीजिए और दिए गए नेक्स्ट बटन पर आप कर दीजिए ओके। इसके बाद आप पहुंच जाओगे अगली स्लाइड पे, अगली विंडो पे। इस विंडो पे आपको भरनी है क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल बहुत ध्यान से भरनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको भरना है 10th यानी मैट्रिक का, हाई स्कूल और सेकेंडरी की। इसके में आपने जो डिटेल पहले से भर रखी है वो डिटेल यहां पर आ जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन हो तो वो आप यहां पर क्या है कर दीजिए।
और नहीं आ रही है तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर डिटेल लिख दीजिए। ठीक है, तो कुल प्राप्तांक है जो यहाँ पर लिख दीजिए, रिजल्ट का टाइप पास है तो वो यहाँ पर पास कर दीजिए, प्रतिशत या CGPA जो भी आपका है वो लिख दीजिए, वर्ष आपको लिख दीजिए आपने किस वर्ष 10वीं पास करी, और ऐच्छिक आपके विषय हैं जो ऑल कंपलसरी रहेंगे 10th में। इसके अलावा कोर्स की अवधि महीनों में बात करें तो ये 12 महीने की होती है, और बोर्ड या विद्यालय का नाम, यानी बोर्ड की बात करें तो राजस्थान के आप मूल निवासी हैं तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान आएगा, वो लिख दीजिए। प्रयासों की संख्या 1 रहेगी। अगर अभ्यर्थी फेल नहीं हुआ है तो, फेल हुआ है तो फिर 2 3 जो जितने भी आपने प्रयास किए वो लिख दीजिए। बात करते हैं हायर सेकेंडरी यानी 12th लेवल का, तो 12th की जो भी जानकारी है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर भरने हैं BA की सूचना। BA की जानकारी मतलब L2 वालों को BA की भरनी है, L2 की नहीं है उनको यहां पर BSTC का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर BSTC का ऑप्शन यहां नहीं आ रहा है तो आप यहां पर मिल जाएगा आपको, जहां पर भी BSTC का ऑप्शन आपको दिखाई दे वहां पर आप ओके कर लेना। अगर वहां पर भी नहीं मिले तो आप यहां पर नए कॉलम पे लिख लेना BSTC। जो भी आपका DELD है, BSTC जो भी आपका आ रहा है वो यहां पर लिख करके उनकी सूचनाएं जो भर दीजिए। लेवल 2 के हैं उनको क्या करना है, स्नातक यानी BA की जानकारी या BCom BSc जो भी है यानी UG लेवल की वो भरनी है, और उनके पास अगर PG है यानी MA है, MCom MSc तो वो भी भर दीजिए। और B.Ed की जानकारी लेवल 2 वालों को भरना, लेवल 1 वालों को नहीं भरना। अगर आपके पास है तो आप भर दीजिए, आपके पास जो भी आपकी जानकारियां हैं वो शैक्षणिक योग्यता है वो भर दीजिए। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र की बात करें, आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, ऐसी कंडीशन इस वर्तमान की परीक्षा में तो कहीं नहीं है, क्योंकि जब तक जो परीक्षा लगी थी तब तक लगभग सभी विद्यार्थी हैं वो अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके थे। तो ये आप थोड़ा सा गौर से भरना, ये केवल और केवल उन विद्यार्थियों के लिए लागू है जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, वो थोड़ा ढंग से इसको चेक करके भरना। बाकी जिनका BSTC या B.Ed जो पहले हो चुका है वो इसको कुछ भी नहीं करे, खाली छोड़ दें। ठीक है, फिर बात करें इंटर्नशिप यदि लागू हो तो ये लागू नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन विवरण लागू हो तो ये भी लागू नहीं है, इसको भी कुछ नहीं करना है। इसके अलावा यदि आपको कभी आयोग द्वारा दंडित किया गया हो या विवर्जित किया गया हो तो आपको ये लिखना है, वरना आपको कुछ भी नहीं लिखना है, खाली छोड़ना है। और आप यहां से क्या कर दीजिए, इसको नेक्स्ट कर दीजिए। शैक्षणिक योग्यता के बाद आपको भरना है यहां पर एक्सपीरियंस डिटेल। अब एक्सपीरियंस डिटेल है, अगर आपके पास हो और आपकी पोस्ट के लिए लागू हो तो ही आप भरें, वरना आप कुछ भी नहीं करें, इसको खाली छोड़ दें और आगे बढ़े। यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हो तो प्रमाण सहित संबंध प्रावधान का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत आप आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के अधिकारी हो। आपको आयु सीमा में छूट चाहिए तो इस ऑप्शन में आपको यहां पर ओके करके नीचे जानकारी भरना है, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं करना है। और जो नए अभ्यर्थी हैं उनको कुछ भी नहीं करना है। यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक, विजय चिन्ह प्राप्त किया है जो इस पद के चयन में सहायक हो तो उनका आपको पूर्ण विवरण देना है। जबकि आपके BSTC में ऐसा कुछ भी नहीं तो इसको कुछ भी नहीं करना है। और यदि आपका कोई पुस्तक है, शोध पत्र अगर प्रकाशित हुआ है तो आप उनकी डिटेल यहां पर गुड लगा करके भर दीजिए, अन्यथा आप इनको सबको छोड़ दीजिए और आप नेक्स्ट पे कर दीजिए ओके। जैसे ही आप नेक्स्ट पे ओके करोगे आप पहुंच जाओगे यहां पर आइडेंटिफिकेशन इनक्लोजर। आइडेंटिफिकेशन इनक्लोजर में आपको यहां पर आपका फोटोग्राफ लगाना है। फोटोग्राफ कम से कम 50 और 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 20 से 50 KB के बीच में होने चाहिए। ठीक है, ये आप अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आप कर दीजिए नेक्स्ट। यहां से नेक्स्ट करने के बाद आप पहुंचोगे एप्लीकेशन चेक लिस्ट पे। एप्लीकेशन चेक लिस्ट की बात करें तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और यहीं पर सबसे अधिक अभ्यर्थी हैं वो क्या करते हैं, गलती करते हैं। इसमें जो पहली इन्होंने सूचना पूछे वो ये है कि अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न है किंतु उसके समक्ष है। भाई
जो विज्ञापन आया था और विज्ञप्ति आई थी उसके अनुसार अपनी योग्यता, तभी तो फॉर्म भरा है, इसलिए आपको यहां पर करना है सर्वथा अनुरूप है। अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की। शैक्षणिक योग्यता आवेदन की तिथि तक प्राप्त कर ली है तो आपको यहां पर क्या करना है, ओके करना है। जैसे अंतिम वर्ष के विद्यार्थी थे जिनको योग्यता परीक्षा यानी जो आवेदन किया था उसकी अंतिम अवधि तक उनके पास प्राप्त नहीं की, जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी, उनको यह करना है आवेदन की अंतिम तिथि के बाद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करी थी, यानी अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को यह करना है, बाकी को पहला कॉलम आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त ही ओके करना है। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई तो ये तो जो ये विद्यार्थी है ना उनके लिए है, नहीं की गई थी तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था? कि अगर आपके जो फॉर्म भरा गया था उस फॉर्म तक आपको शैक्षणिक योग्यता आपकी पूरी नहीं थी तो क्या आपने जब फॉर्म भरा तब तक आप परीक्षा में बैठ चुके थे, अंतिम वर्ष के जो पाठ्यक्रम थे उसकी परीक्षा में सम्मिलित हो चुके थे? अगर हो चुके थे तो आप यहां पर ओके कर दीजिए, अंतिम वर्ष की पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित। वरना आप क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए अंतिम वर्ष की पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित नहीं। जैसे पहले हो चुका वो इसमें कर दीजिए, इन दोनों में से कोई सा भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप सम्मिलित हो चुके हो, आपको पहले से ही आपके पास है तो आप इनमें से जो पहला है इस पर भी लगा सकते हो, दूसरे पर भी लगा सकते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई थी? अगर साक्षात्कार है तो जो शैक्षणिक योग्यता है वो परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली थी क्या? तो ये लागू आपके ऊपर है ही नहीं, इसलिए आप इसमें यह भी कर सकते हो कि परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण है और नहीं वाला भी कर सकते हो, जबकि आप परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण है इसको ही आप ओके कर दीजिए। केवल साक्षात्कार के अंक से चयन की स्थिति में क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण है? इसमें भी आप कर सकते हो क्योंकि साक्षात्कार रीट में लगता नहीं है, इसलिए आप इनमें ओके कर दीजिए। ठीक है, फिर बात करते हैं श्रेणी या वर्ग की। श्रेणी या वर्ग की बात करें तो अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उससे भिन्न है? भाई जैसे एससी एसटी ओबीसी आप जो भी आपकी श्रेणी में हो आप उसी श्रेणी में है या उससे अलग है? प्रवेश पत्र पे है तो प्रवेश पत्र पे है आप उसी श्रेणी में, तो आप इसको ओके करना है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व तक अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ था? भाई आपने जो जाति प्रमाण पत्र आपका बनाया है वो आपने इस फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक पहले बना लिया था या फिर बाद में बनवाया है? अगर आपका आवेदन आवेदन करने से पहले आपके पास अगर जाति प्रमाण पत्र था और आपका मतलब रिन्यू नहीं हुआ यानी दोबारा से नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, आप इसको ही ओके कर दिए। आवेदन की तिथि से पूर्व आ तो चुके थे आप इस श्रेणी में, हालांकि आपका प्रमाण पत्र बाद में बना था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी विभाग ने अलग से नोटिफिकेशन जारी करके कह दिया था कि आवेदन की करने की अंतिम तिथि के बाद भी अगर किसी का जाति प्रमाण पत्र मूल निवास बना है तो आप उसको भी क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप बाद में आए हो तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात आए हो, ये आपको ओके करना है और इसका आपको एक स्टाम्प पर लिखित में भी देना होगा जो आगे पीडीएफ में अपलोड करना होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कहां करना है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? बिल्कुल किया है, यानी आपके पास मूल निवास होना जरूरी है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी के होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो अगर आउट ऑफ स्टेट है तो उनको भी क्या है ये यस करना है, बाकी आपके लिए लागू नहीं है तो आप इसमें कर दीजिए नो, क्योंकि आप राज्य से बाहर के हैं ही नहीं तो इसलिए आपके ऊपर ये बात लागू नहीं है। बात करें अनुभव की तो अनुभव आपके लागू नहीं है, तो इसमें जो भी आपसे पूछे तो आप ये कह देना शैक्षणिक योग्यता से पूर्व। यदि परीक्षा में कोई अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है तो क्या अभ्यर्थी ने उसका अर्जन शैक्षणिक योग्यता के उपरांत किया या उससे पूर्व, तो आप क्या कर दीजिए इसमें इससे पूर्व कर दीजिए। अनुभव संबंधी योग्यता
निर्धारित है तो क्या अभ्यर्थी उसका अर्जन आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत किया उससे पूर्व, तो आपको करना है इससे पूर्व, यानी आपने तो पहले ही कर लिया था। क्या अनुभव संबंधी योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न है किंतु समकक्ष, तो आपको करना है सर्वथा अनुरूप है। बात करें अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है, यानी विज्ञप्ति में निर्धारित जो तिथि है उसके अनुसार जो आयु है वो क्या है, ये आयु आपके फॉर्म के ऊपर जिस समय आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म पे दी हुई है, वहां से आप चेक करके यहां पर लिख दीजिए। विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा, यानी विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि थी उसको आपकी आयु सीमा कौन सी थी। तो इसमें क्या है, दोनों में आप सेम ही भर दीजिए, सेम जितनी आपकी जो एज विज्ञप्ति के अनुसार आपकी होनी थी उतनी ही आपकी यहाँ पर है। तो ये फॉर्म में चेक कर लीजिए, दोनों आपकी जो आयु सीमा है वो वहां पर दी हुई है, वो आप यहाँ पर भर दीजिए, ठीक है। या आप यूं करें तो इसमें क्या है, दे रखा है उन्होंने, यानी मिनिमम तो 18 वर्ष है और मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम कुछ में 40 है और कुछ में 42 है। इसलिए आप अपनी जो विज्ञापन है उसमें देखिए कि अधिकतम आयु सीमा कितनी है, यानी बिना रिलैक्सन के यानी छूट के अलावा कितनी, यानी जनरल सामान्य की जो अधिकतम आयु है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके अलावा बात करें तो अधिकतम आयु सीमा के संबंध में प्रावधान, यानी छूट अगर आपने ली है तो आप जैसे ओबीसी के हो तो आपने कितने 5 वर्ष की ली है तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिए, आपने नहीं ली है तो आप मत करिए। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग है तो आपको 10 वर्ष की छूट मिली है या जितनी मिली आप उसके सामने ओके कर दीजिए। ये आपको उसी कंडीशन में फिल करना है जब आपने आयु से संबंधित छूट ली है, तो उसी एक कॉलम में, अन्यथा आपको ये आयु वाला जो फॉर्मेट है ये कुछ भी नहीं करना है और आपको यहां से सीधा कर देना है नेक्स्ट। आप चले जाइए आगे, यहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। संलग्न सूची, यहां पर अंक पत्र मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी, तो यहां पर आपको क्या करना है, या तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, ओरिजिनल नहीं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी निकलवाइए, उसके ऊपर सब हस्ताक्षरित यानी उसके ऊपर आप अपने साइन करिए और एक एक डॉक्यूमेंट यहां पर आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, 10वीं की जो मार्कशीट है वो आपको मार्कशीट यहां पर अपलोड करनी है, यानी यहां पर क्या है, जारी क्रमांक, यानी जो आपकी मार्कशीट है उसके ऊपर क्रमांक दिए गए हैं, वो क्रमांक आप यहां पर लिख दीजिए, यहां पर तारीख लगा दीजिए, संलग्न संख्या यहां पर 1 रहेगी और डॉक्यूमेंट है जो यहां पर आपको करना है अपलोड, यानी एक डॉक्यूमेंट इसको पीडीएफ फॉर्मेट में बना करके यहां पर आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उपाधि प्रमाण पत्र, यहां पर तो अंक पत्रक यानी मार्कशीट होगी, यहां पर होगी उपाधि यानी प्रमाण पत्र, यहां पर आपको नीचे अपलोड करना है। तो ये जो जारी करने की जो क्रमांक है, दिनांक है, ये आप एक एक करके लगा दीजिए, ठीक है। अब जो जिन्होंने 2010 के बाद 10वीं की है उनका प्रमाण पत्र और मार्कशीट एक साथ है, तो दोनों में आप एक ही मार्कशीट को अपलोड कर दीजिए। और पहले के जो अभ्यर्थी है उनके क्या है, प्रमाण पत्र अलग आया करता था, इसलिए प्रमाण पत्र का ऑप्शन है वो अलग है, ठीक है। बात करते हैं 3 नंबर और 4 नंबर में, यहां पर सीनियर क्लास की यानी 12वीं क्लास की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है, यहां पर 12वीं का जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। नए अभ्यर्थियों का दोनों का एक साथ है, इसलिए इसको इन दोनों कॉलमों में क्या कर दीजिए, एक ही पीडीएफ को अपलोड कर दीजिए, ठीक है। एक इसमें वही पीडीएफ और सेम पीडीएफ यहां पर अपलोड कर दीजिए, दी गई जानकारी आप देख करके भर दीजिए, ठीक है। अंक पत्रक स्नातक यानी बीए बीकॉम और बीएससी, यहां पर लेवल 2 वालों को यह जानकारी भरनी है, जबकि लेवल 1 वालों के लिए यहां पर क्या आएगा, बीएसटीसी या डीएलएड आ जाएगा, वो आप अपनी जानकारी है जो यहां पर भर दीजिए। उपाधि प्रमाण पत्र, आपकी जो डिग्री है, आपकी जो भी डिग्री है लेवल 2 वालों के लिए तो बीए बीकॉम और बीएससी की डिग्री, जबकि बीएसटीसी वालों को क्या करना है, अपनी बीएसटीसी की जो डिग्री है वो यहां पर अपलोड करनी है। इसके अलावा अधिस्नातक आपके पास एमए है तो आप एमए की भर दीजिए, जो इनमें दे रखा है, यानी एक जगह अंक पत्रक है और एक जगह उपाधि यानी डिग्री है वो भर दीजिए। फिर आपको यहां पर अपलोड करने हैं चरित्र प्रमाण पत्र। तो चरित्र प्रमाण पत्र आप याद रखना, एक तो आप जो अंतिम शैक्षणिक योग्यता है उसका अपलोड कर दीजिए और 2 राजपत्रित अधिकारियों से साइन करवा करके आप 2
प्रमाण पत्र वो भी अपलोड कर दिए। कुल मिलाकर के तीनों की एक साथ पीडीएफ बना लीजिए और यहां पर आप क्या कर दीजिए, उनको अपलोड कर दिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र आप विभाग में हो, पहले से सर्विस में हो, तो आपको यहां पर एनओसी अपलोड करनी है, अन्यथा आपको नहीं करना है। ठीक है, बात करें मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको यहां पर ऐड करना ही करना है, और अन्य प्रमाण पत्र जो भी आपके रह गए वो आपको यहां पर ऐड करने हैं, जैसे कि जाति वगैरह। अब जैसे जिनके जाति प्रमाण पत्र लागू है उनका यहां पर जाति का ऑप्शन भी आ जाएगा, और जिसका नहीं आ रहा है तो आप अन्य प्रमाण पत्र में जो भी आपके रह गए शब्द पत्र हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जाति है। अगर आपने आय वाला भी बना रखा है तो आय वाला भी अपलोड कर दीजिए। इसके अलावा बात करें तो आपके जो शब्द पत्र हैं, जो आपने एक तो संतान संबंधी बनाया है अगर आप मैरिड हैं तो, अन्यथा आप दहेज न लेने का या न देने का आपको शब्द पत्र देना होगा, और एक आपको शब्द पत्र देना होगा जो होगा धूम्रपान निषेध का, कि आप धूम्रपान नहीं करते। इसके अलावा अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो वो आप 50 रुपए का स्टांप लीजिए, उसमें जो आपकी गलती है वो आप लिखिए, लिख करके यहां पर बचे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स की एक साथ पीडीएफ बना करके आप अपलोड कर दीजिए। याद रखना ये पीडीएफ है जो 500 केबी से कम होनी चाहिए, इससे अगर बड़ी होगी तो ये अपलोड नहीं होगी। ठीक है, यहां पर आप कर दीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप पहुंच जाओगे अगली स्लाइड पर। फिर आप पहुंचोगे यहां पर प्रीफरेंस। तो प्रीफरेंस है ये आपके लागू नहीं है। ठीक है, आप अपना विभाग है जो भी, जैसे राजस्थान स्टेट इंश्योरेंस, जो भी आपका विभाग है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। तो इसमें आप प्रेफरेंस देना चाहते हो तो दे दो, वरना ये आपके लागू नहीं है। आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, क्योंकि आप शिक्षा विभाग में हैं तो आपको शिक्षा विभाग ही मिलेगा। ऑटोमेटिक कोई विभाग प्रेफरेंस देने की, महत्व देने की कोई जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट कर दीजिए, आप आगे चले जाइए। अब आप पहुंच जाओगे फाइनल सबमिट पर। यदि अभ्यर्थी ई मित्र कियोस्क के बैंक खाते वॉलेट से भुगतान राशि कट जाती है, किसी कारणवश भुगतान प्रक्रिया विफल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी कियोस्क आवेदन जो पूर्वालोकन पृष्ठ है उस पर वेरीफाई बटन है, उस पर देख सकते हो। यानी आपको कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको पेमेंट यहां पर है करना है। 50 रुपए का जो पेमेंट है वो होगा, आपको क्या करना है, पेमेंट करना। ठीक है, तो आपको यहां पर आपका फॉर्म है वो इस प्रकार से दिखाई दे देगा। ठीक है, फॉर्म दिखाई देने के बाद अगर आपका फॉर्म सही है तो आप कर दीजिए फाइनल सबमिट, और अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ है तो आप अपडेट करके इसको क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद यानी ये एप्लीकेशन फ्री है, जो आपने क्या भरा ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब आप यहां पर डाउनलोड सिक्योरिटी पीडीएफ है वो आप कर लीजिए, यहां पर मिल जाएगा आपको डाउनलोड सिक्योरिटी पीडीएफ है, इसको आप कर लीजिए ओके। तो इसी के साथ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए, हाँ इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपका जो पेमेंट है वो 50 रुपए का पेमेंट कटेगा। जो भरने वाला जो पेमेंट का काम है वो ई मित्र वाला अपने आप कर देगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, आपके पास मैसेज आ जाएगा, और आपके पास जो फाइनल प्रिंट की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड सिक्योरिटी पीडीएफ के नाम से आएगी। ये बटन दिखाई देगा, उस पर ओके करके आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट निकाल लीजिए और अपने पास में लेकर के आ जाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। किसी भी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि आपको वहीं पर किसी न किसी प्रकार की अन्य जो सूचनाएं हैं वो वहां पर मिल जाए। अभी तक आपने मिशन आर्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको इस प्रकार की जानकारियां वो लगातार मिलती रहेगी। मिलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।